गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दृष्टि आईएएस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं धर्मेंद्र सिंह आपके सामने और हमारा सब्जेक्ट होगा भूगोल। तो हम जो अपनी सीएपीएफ की परीक्षा है जो यूपीएससी द्वारा ली जाती है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें भूगोल और थोड़े से पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से प्रश्न होते हैं और क्या इसका सिलेबस है और किस प्रकार से इसकी तैयारी की जा सकती है और सारे के सारे जितने भी पार्ट हैं, टॉपिक हैं, उनको किस क्रम में और किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से पढ़ें कि जब प्रश्न यूपीएससी पूछे परीक्षा में तो हमारे सारे के सारे प्रश्न सही हों और समझ के साथ सही हों। क्योंकि जब यूपीएससी की परीक्षा होती है संघ लोक सेवा आयोग की, तो वो निश्चित रूप से प्रश्न केवल फैक्चुअल नहीं होते, तथ्यात्मक नहीं होते। उनमें कुछ कॉन्सेप्ट होता है, सोच होती है, समझ होती है। और जैसे ही हमारी सोच और समझ किसी भी विषय को लेकर या किसी पाठ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर बढ़ती है, अच्छी होती है, विस्तृत होती है, तो हम उस प्रश्न को बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं और उसका उत्तर भी सही कर पाते हैं। क्योंकि समझ वाले प्रश्न होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, केवल तथ्यात्मक फैक्ट याद करने से या रटने से काम नहीं चलता है। क्या होगा अपने भूगोल का, एक सेकंड रुकिए जरा, पेन बदल लिया जाए। हमारा विषय होगा भूगोल। इंग्लिश में कहें तो ज्योग्राफी। इस विषय का साधारण सा अर्थ तो केवल इतना होता है कि अगर आप जियो की ग्राफी या ग्राफिया करें तो सिंपल सा साधारण सा इसका अर्थ निकलता है पृथ्वी का अध्ययन। अब पृथ्वी का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसके साथ साथ मानव हित और पर्यावरण संरक्षण, इसको भी हम अपनी नजर में रखते हैं। यानी पृथ्वी का अध्ययन करते समय केवल इतना नहीं होना चाहिए कि मानव का केवल हित देखा जाए, मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति से संसाधन जुटा सकता है या फिर हमें प्रकृति से क्या लाभ प्राप्त होता है। केवल यही नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि हम प्रकृति को इस प्रकार से काम में लें, उपयोग में लें, उपभोग करें उसका, कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकृति की वो सुविधाएं, संसाधन, जो भी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हमारी आने वाली जनरेशन्स, जो पीढ़ियां हैं, उनको भी लाभ प्राप्त हो और उनको भी वो सुविधाएं मिलती रहें। कहने का अर्थ इतना सा कि केवल हम अपना सोचें कि जितनी लकड़ी चाहिए काट लो, पेड़ काट लो, जितने सामान चाहिए उतने उद्योग चलाओ और प्रदूषण फैलाओ, और आज जितना पेट्रोल डीजल है हमारे लिए तो पर्याप्त है, लीजिए जितना उड़ाइए बेतरतीब तरीके से, बिना अच्छे से विवेकपूर्ण तरीके से उसको प्रयोग करते रहेंगे तो हमारे लिए तो वो ठीक है, पर्याप्त है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो समाप्त हो जाएगा और उनको उनका लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही बातें आती हैं भूगोल के अध्ययन में कि हम मानव के हित के साथ पृथ्वी का अध्ययन करें और मानव के हित के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करके अगर करें तो फिर सतत उपभोग होगा, एक ऐसा प्रयोग होगा जो भविष्य के लिए भी सभी लोगों के लिए बचा रहेगा। इस भूगोल या ज्योग्राफी को सबसे पहले विषय बनाने में जिन्होंने योगदान दिया उनका नाम था इरेटोस्थेनीज। इसीलिए इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है भूगोल के जनक, भूगोल के जनक, द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस विषय को बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले नाम भूगोल ज्योग्राफी जो शब्द दिया गया वो दिया गया इरेटोस्थेनीज के द्वारा, और उन्होंने कहा कि प्रकृति का मानव के साथ संबंध कोई भी विषय नहीं बना पा रहा है। हिस्ट्री, इतिहास की बात कर रहा है, विज्ञान, विज्ञान की बात कर रहा है, राजनीति शास्त्र, राजनीति की बात कर रहा है, और अर्थशास्त्र, पैसे की बात कर रहा है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो वर्षा को मनुष्य से जोड़ सके, मिट्टी को मनुष्य से जोड़ सके, पर्वतों, नदियों को मनुष्य से जोड़ सके, या फिर जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है या प्राकृतिक वनस्पति है या जीव हैं, वन्य जीव, उनको मनुष्य के साथ जोड़ सके।
या पृथ्वी के अंदर के जो भी खनिज पदार्थ हैं उनको मनुष्य से किस प्रकार से जोड़ा जाए, ऐसा कोई भी ऐसा विषय अभी तक नहीं है। तो भूगोल बनना चाहिए, तो भूगोल विषय बना। अब सवाल ये उठता है कि अपनी जो परीक्षा है उस परीक्षा में जैसे CAPF जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं परीक्षा देने के बाद में, ठीक है, और UPSC द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। अब इस परीक्षा में भूगोल या ज्योग्राफी को हम समझें तो इसमें कई सारे टॉपिक हैं, पार्ट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर वहां पर कहा गया भारत और विश्व का भूगोल होगा, यानी भौतिक भूगोल है, पर्यावरण भूगोल है, इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं महासागर भूगोल है, संसाधन भूगोल है, मानव भूगोल है। अब भूगोल को ऐसे कई सारे भागों में बांटकर हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम हमें दे रखा है, उस पाठ्यक्रम में साफ साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य का संसाधनों के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और वहां से सारे प्रश्न आएंगे। अब वो सब कुछ उसमें आ जाता है। क्या आ जाता है? अगर हम हमारा पाठ्यक्रम देखें, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड का परिचय, ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, और इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ साथ ही चलेंगे जैसे सौर मंडल और पृथ्वी का भी परिचय होगा, और सौर मंडल और पृथ्वी का निर्माण भी हम देखेंगे। ये दो पहले हमारे पार्ट होंगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड यानी कोस्मोस का इंट्रोडक्शन कि कोस्मोस क्या है, फिर हम बात करेंगे कि सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम क्या है, इनका एक बार देखेंगे कि हैं क्या, ठीक है, क्या है आखिर ये, और फिर इनकी उत्पत्ति जो हुई वो कैसे हुई, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, सौर परिवार या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए जाते हैं, उनमें से कौन सा सिद्धांत है जो सर्वमान्य है, जिसको हम मान सकते हैं, और किन आधार पर वो सिद्धांत मान्य है और सर्वमान्य है, सभी ने क्यों आखिर उसको माना है। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत है, या फिर और भी कई सारे 2-3 सिद्धांत हैं, चैम्बरलिन मोल्टन ने कहा, और कई सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि पृथ्वी की निर्माण शायद एक धूल कणों से हुआ है, किसी ने कहा पृथ्वी का निर्माण सूर्य से टूटने से हुआ, किसी ने कहा नहीं सूर्य से ही नहीं टूटा, एक तारा और भी था, द्वैतारिक सिद्धांत भी आ गया। अंततः जो सिद्धांत आया वो सिद्धांत आया था बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत। वो किसने प्रतिपादित किया, उसके मूल आधार क्या हैं, और क्या वाकई में वास्तव में हमें उस सिद्धांत से यह समझ में आता है कि पृथ्वी और सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार के निर्माण और ब्रह्मांड के निर्माण में वो योगदान दे रहा है, या वाकई में वो ये साबित कर रहा है कि हां जी इसी प्रकार से इसका निर्माण हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम ब्रह्मांड के बारे में विषय में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम कुछ और बातें करेंगे। जैसे 1-2 टॉपिक हैं जिनके बारे में प्रश्न आते रहते हैं। एक इसी से संबंधित है ग्रहण, ठीक है, और इसी से संबंधित आगे बढ़ें तो सौर मंडल के अंदर, सौर परिवार के अंदर की बात आएगी। ग्रहण तो चलो यहां हो जाएगा, ग्रहण को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं सौर परिवार में, ठीक है, सौर परिवार के साथ। इसके बाद में अगर हम बात करें अगला पार्ट, तो हम बात करेंगे कि पृथ्वी की, यहां कुछ गड़बड़ है शायद, पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी की गतियों के बारे में 2 प्रकार से बात करेंगे। एक होता है घूर्णन यानी रोटेशन, और दूसरा होता है परिक्रमण यानी सूर्य की परिक्रमा करना। अब घूर्णन से क्या क्या होता है और परिक्रमण से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पर, उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे ही हम घूर्णन और परिक्रमण सौर परिवार में हमारी पृथ्वी को देख लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़कर बात करेंगे अगला पार्ट
जिसके बारे में लगता है यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है बोर्ड के साथ। तो इसके बाद में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जैसे ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे तो हमें दो बातें और समझ में आएंगी कि ज्वालामुखी क्यों बनते हैं और साथ ही साथ जो अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं वो क्यों आते हैं। तो जैसे ही आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको दो पार्ट इसके साथ साथ पढ़ने होंगे, एक होगा भूकंप और दूसरा पार्ट होगा ज्वालामुखी। ठीक है, तो जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर की बातचीत करेंगे, पृथ्वी के अंदर की चर्चा करेंगे तो हमें भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पता चलेगा। भूकंपीय तरंगों की भी चर्चा होगी, सब कुछ चर्चा होगी। इसके बाद जो अगला हमारा सेशन शुरू होगा वो होगा पृथ्वी का धरातल। पृथ्वी का धरातल यानी सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सरफेस ऑफ द अर्थ का अर्थ होता है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, भू आकृति विज्ञान या भू आकृति भूगोल इसको बोलते हैं, भू आकृति भूगोल। तो जब आप भू आकृति भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं तो ये चर्चा करते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर हमें क्या क्या दिखाई देता है और उनका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो पृथ्वी के धरातल पर हम देखते हैं ऊंचे पर्वत भी हैं, गहरी खाइयां हैं, घाटियां हैं, इसके साथ साथ सपाट समतल मैदान हैं दूर तक फैले हुए। कहीं पर प्लेट्यू जैसी संरचना यानी पठार जैसी संरचना हमें दिखाई देती है। वो पठार, पर्वत, मैदान क्यों और कहां बने हैं और जहां बने हैं वहां पर ऐसी क्या विशेष बात है कि वो इस प्रकार के धरातल का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी के अंदर की जब हम संरचना समझेंगे तो हमें पृथ्वी के धरातल पर जो हुआ उसके भी बारे में पता चलेगा और पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है या पृथ्वी के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि हमारी पृथ्वी पर जो आकृति बनी हुई है, जैसे हम कहें पर्वत, पठार, घाटियां, मैदान, मरुस्थल भी एक घटना है। मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे हम पर्यावरण भूगोल के अंदर। पर्यावरण भूगोल का अर्थ है वर्षा कम होती है वहां मरुस्थल बनता है। तो मरुस्थल के विषय में अगर हम चर्चा करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वर्षा होती कैसे और कहां होती है और कहां नहीं होती। कम होती है वहां पर क्यों कम होती है और ज्यादा होती है वहां पर क्यों ज्यादा होती है। तो वो हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे यानी एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर हम उसको देखेंगे कि पृथ्वी पर वर्षा कहां कम क्यों और मरुस्थलों का निर्माण किस प्रकार से। जैसे ही हम पर्वतों, पठार, घाटियों और मैदानों की बात करते हैं तो ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं कि जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का निर्माण भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी महाद्वीप जो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं वो क्यों बने हैं वो हमें समझ में आएंगे जब इन तीनों पाठों को हम पढ़ लेंगे। यानी ब्रह्मांड का परिचय, पृथ्वी का परिचय हो जाएगा, ब्रह्मांड का निर्माण, पृथ्वी का सौर परिवार, सौर मंडल का निर्माण, इसके साथ साथ पृथ्वी की गतियां, घूर्णन और परिक्रमण कैसे कर रही है, और फिर पृथ्वी के अंदर जाकर देखेंगे पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है, भूकंप, ज्वालामुखी को देखेंगे। तो फिर हमें समझ में आएगा कि पृथ्वी का निर्माण के साथ साथ महाद्वीपों का निर्माण यानी धरातल का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा। यहां पर हम बात करेंगे, जैसे ही पर्वत, पठार, मैदान की बात करेंगे तो इसके साथ साथ मैं चर्चा करता हूं प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। यहां पर चर्चा करेंगे, वहां पर नहीं, पहले नहीं करेंगे, यहां पर चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो पर्वत, पठार, मैदान को देखेंगे, सारी घाटियां वगैरह किस प्रकार से बने हैं, और कई सारे स्थल रूप हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी। यानी यहां पर बहती हुई नदियां किस प्रकार की आकृतियां बनाती हैं, जब हिमनद जो ऊपर से फिसलते हैं पर्वत से वो किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनाते हैं, अपर्दन से कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, या फिर जो डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, निक्षेपण, उससे किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। जब मरुस्थल के अंदर पवन चलती हैं तो वो पवन किस प्रकार से अपर्दन करती हैं, इरोजन करती हैं, या फिर उनसे जो निक्षेपण होते हैं वो सैंड डून्स यानी
जो बालू के टीले बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, कैसे कैसे और कहां कहां। ठीक है, तो वो सब कुछ भी हम इसी के दौरान देखेंगे। तो यहां पर हम इसके साथ साथ हम चर्चा कर लेंगे प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपीय विस्थापन, प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की भी चर्चा यहां पर हो जाएगी। इसके बाद ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम प्रवेश करेंगे पर्यावरण भूगोल में, एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पर्यावरण भूगोल का अर्थ सीधी सी बात है कि वायुमंडल पृथ्वी का, वायुमंडल की संरचना वगैरह सब कुछ आ जाएगी। इसके साथ साथ पवनें, पवनें भी 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें होती हैं, एक लोकल स्थानीय पवनें होती हैं, और एक तीसरी मॉनसून प्रकार की पवनें भी होती हैं। तो उनको भी हम समझेंगे क्यों चलती हैं, ऐसे 3 प्रकार की पवनें क्यों होती हैं और वो अलग अलग प्रकार से व्यवहार क्यों करती हैं। जब पवनें बहुत तेज चलती हैं तो उनको हम चक्रवात भी बोल सकते हैं, और वो गोल गोल घूमता है। चक्रवात भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। उनमें आई क्या है, वोल क्या होता है, चक्रवात का चक्षु क्या है, परिधि क्या है, भित्ति क्या है, या फिर वातागर क्या होता है, वायु राशि क्या होती है, इन सब में भी चर्चा इसी पाठ के दौरान की जाएगी। तो वायुमंडल, पवनें, चक्रवात, और इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं आगे बढ़कर वर्षा। ठीक है, और वर्षा में ही आ जाएंगे आर्द्रता, और फिर हम बात करेंगे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में, हां, तो इसमें सारी सब कुछ आ जाएगा। पर्यावरण भूगोल से संबंधित सब सारी चर्चाएं कर लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि पर्यावरण प्रदूषित कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे महासागर भूगोल। महासागर भूगोल, ठीक है। और जो पिछला पार्ट था, जब हम इस प्रकार की बातें करेंगे तो यहां चट्टानें भी आ जाएंगी। ठीक है, पर्वत पठार मैदान के साथ साथ हम चट्टानों पे भी चर्चा कर लेंगे। और फिर महासागर भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ सकते हैं, महासागर भूगोल में महासागरों का वितरण, कहां कहां पर महासागर हैं, इसके साथ साथ महासागरों के महासागरों के अंदर स्थल रूप क्या क्या बनते हैं, वहां पर महासागरीय कटक क्या होते हैं, रिज, महासागरीय गर्त क्या होते हैं, ट्रेंच, जल संधि क्या होती है यानी वाटर स्ट्रेट, स्थमस क्या होता है, स्थल संधि, या फिर हम बात करें और भी कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, महाद्वीपीय ढलान क्या होता है, महाद्वीपीय उभार क्या है, या फिर नितलस्थ मैदान क्या होते हैं, और उस मैदान के ऊपर जो महासागरीय तली है उसके ऊपर किस प्रकार की आकृतियां बनी हुई हो सकती हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। ठीक है, और जब हम पर्यावरण भूगोल पढ़ेंगे या फिर पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक और काम कर सकते हैं। हां, इसमें आ जाएगा पृथ्वी का घूर्णन और जो परिक्रमण होगा, परिक्रमण के दौरान ही हम पढ़ लेंगे कि जैसे ऋतु परिवर्तन वाला पार्ट भी इसके दौरान आ जाएगा। और इसके साथ साथ हां, ऋतु परिवर्तन वाला इसमें आ जाएगा परिक्रमण के दौरान, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने से ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, गर्त वगैरह सब कुछ, उसके अंदर की स्थल रूप, ये सब कुछ महासागर भूगोल के अंतर्गत देखेंगे हम। और इससे आगे बढ़ें तो फिर हम बात करेंगे भारत के भूगोल के ऊपर।
भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल को हम दो भागों में बांटकर देखेंगे, भारत का मानचित्र और वो राजनीतिक होगा। पहले तो हम केवल भारत को देखेंगे, भारत कहां पर है, ठीक है। और जैसे ही हम भारत के राजनीतिक मानचित्र को समझेंगे तो फिर हम बात करेंगे भारत का भौतिक मानचित्र। भारत का भौतिक मानचित्र, ठीक है, यानी फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया का अर्थ है कि हम हिमालय पर्वत की बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कहां हुआ, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से दर्रे हैं उसके अंतर्गत, कहां पर कौन से पर्यटक स्थल हैं, कौन कौन सी घाटियां हैं, कौन कौन से शहर कहां कहां बसे हुए हैं, कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं उसके ऊपर, कौन सी जनजातियां होती हैं हिमालय के ऊपर, किन किन राज्यों में हिमालय फैला हुआ है, कौन से ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं। तो इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे हिमालय की जब बात करेंगे तब। फिर हम बात करेंगे दक्षिण भारत का पठार। दक्षिण भारत या फिर उसी को बोल देते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। दक्षिण भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन से पठार हैं, वहां पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं, कौन से युग में, कौन से समय में उनका निर्माण हुआ है, और साथ ही साथ वहां कौन से राज्य के अंदर कौन से प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। या फिर हम और भी आगे बढ़कर बात कर सकते हैं कि वो पहाड़ियां हैं, उनकी ऊंची चोटियां कौन सी हैं, कहीं कोई दक्षिण भारत में भी दर्रे हैं क्या, किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति वहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत की मिट्टियां, भारत की मिट्टियां और मिट्टियों के साथ साथ फसलें भी देख लेंगे, फसलें, मिट्टियों के प्रकार। इसके बाद देखेंगे हम जी हां, भारत का अपवाह तंत्र, ठीक, यानी नदियां, कुल मिलाकर बात करें तो नदियां, कौन सी नदी कहां से बहती है, कौन सी नदी पर कौन सा डैम है, उसका उद्गम कहां से हुआ, किन किन राज्यों से होकर बहती है, वो कहां पर जाकर फिनिश करती है, वो किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती है, ठीक है। भारत में अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न कैसे बनाती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत का मॉनसून, भारतीय मॉनसून और वर्षा। जैसे हम वर्षा की यहां बात कर रहे हैं तो इसको, वर्षा को हम यहां पर भी जोड़ सकते हैं मॉनसून को, लेकिन वर्षा का थोड़ी सी चर्चा करके कि वर्षा होती क्या है उसके बाद में हम देखेंगे भारत में मॉनसून कैसे। क्योंकि अगर भारत का मानचित्र नहीं पढ़ा है हमने तब तक हम समझेंगे नहीं कि भारत में कौन सा स्थान कहां पर है। हम मालाबार तट की बात करें, कोरोमंडल तट की बात करें, वृष्टि छाया क्षेत्र की बात करें कि तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है, क्यों होती है, तो एक बार भारत के मानचित्र को समझ लें, कहां पर कौन सा राज्य है, कौन से राज्य के किस भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहां है, काठियावाड़ का प्रायद्वीप कहां है, या फिर अरावली क्यों वर्षा नहीं करता, तो समझ में तो आए अरावली है कहां, बाद में समझ में आएगा ना कि वो वर्षा करेगा या नहीं करेगा। मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर क्यों अधिक वर्षा होती है, और उसमें भी जो खासी पहाड़ी है मोहसिन राम और चेरापूंजी, वहीं पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। उत्तर पूर्व भारत में ही सदाहरित वन क्यों पाए जाते हैं, वहां पर इतनी वर्षा क्यों होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मॉनसून में क्या अंतर है, मॉनसून आखिर है क्या। पहले तो हम पवने समझेंगे, मैंने कहा पवने समझेंगे क्योंकि मॉनसून भी एक प्रकार की पवने हैं, वो हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत समझ लेंगे। इसके बाद हम भारत का मॉनसून पढ़ेंगे। भारत का मॉनसून पढ़ने के बाद में भारत में वर्षा वगैरह सब कुछ, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून, साथ ही साथ पश्चिमी विक्षोभ को भी उसी के अंतर्गत आगे हम ले लेंगे, पश्चिमी विक्षोभ को भी ले लेंगे। जैसे ही इतने टॉपिक पूरे होंगे तो इसके बाद हम देखेंगे
भारत में वन, राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ साथ भारत में जिसे कहते हैं आर्द्र भूमियां, ठीक है, भारत में आर्द्र भूमियां, इसके साथ साथ हम देखेंगे भारत में झीलें, झीलों के प्रकार, इसके साथ साथ हम देखेंगे भारत में जनजातियां, ठीक, इसके बाद हम देखेंगे भारत का परिवहन, परिवहन तंत्र जिसमें चारों ही आ जाएगा, सड़क की भी बात करेंगे, रेल की बात भी करेंगे, वायु परिवहन की भी बात करेंगे और साथ साथ जल परिवहन की बात करेंगे, पानी में किस प्रकार से, उसमें बंदरगाह वगैरह भी हम देख लेंगे। साथ ही साथ और भी जो भारत से संबंधित और पाठ बच जाएंगे छोटे मोटे, उनको भी इसमें कवर कर लेंगे सारे के सारे। जैसे खनिजों का उत्पादन पहले ही आ गया है, फसलों का उत्पादन उसी में हो जाएगा, मिट्टी और फसलें जब करेंगे जो फसलों का उत्पादन हो जाएगा, वन और आर्द्र भूमियां इसमें आ जाएंगी, ठीक है। भारत के द्वीप समूह भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे हिमालय भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टियां, और हिमालय के साथ साथ इसके साथ साथ हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, कर लेंगे, उसी के साथ साथ कर लेंगे। इसके बाद अंत में हम देखेंगे विश्व मानचित्र का अध्ययन तथा, अब विश्व मानचित्र का अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे? विश्व मानचित्र का अध्ययन करेंगे, विश्व की नदियां कहां पर कौन कौन सी हैं, विश्व में पर्वत कहां कहां हैं, विश्व में शहर कोई खास विशेष हो, विश्व में देशों के अनुसार देश, विश्व में जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप अलग अलग करके देख लेंगे, विश्व में ये देखेंगे हम कि विश्व के, हाँ इसको अलग से कर लेते हैं, तो विश्व मानचित्र का अध्ययन करेंगे और विश्व मानचित्र का अध्ययन करने के बाद में और भी जो भी इसमें आएगा सब कुछ कवर कर लेंगे। विश्व में कोई ऊंची झील हो सकती है, ठीक है, विश्व की कोई ऊंची चोटी हो सकती है, ऊंची चोटी हो सकती है, ठीक, इसके साथ साथ हो सकते हैं तटीय सागर, जल संधियां, ठीक है, और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं सागर या महासागर, तटीय देश, कौन सा देश कहां पर है, ये सब कुछ बात कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही हम इसको कवर करेंगे तो एक पार्ट और बचता है जिसको अंत में करेंगे, हाँ विश्व में कुछ और भी बातें कर सकते हैं विश्व मानचित्र के साथ साथ, हाँ ये तो होगा ही होगा, ये तो जानकारी है, विश्व मानचित्र की जानकारी है, इसमें सब कुछ नदियां, पर्वत, शहर, देश, महाद्वीप, झील, ऊंची चोटियां, तटीय सागर और जल संधियां, सागर या महासागर, तटीय देश कौन कौन से हैं, कौन से देश कौन से सागर तट पर हैं। फिर इसके बाद होंगे विश्व के जलवायु प्रदेश, ठीक है, विश्व भर में भूमध्य सागरीय जलवायु कहां है, विश्वतरेखीय जलवायु कहां है, पूर्वी चीन तुल्य जलवायु कहां है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहां है, ठीक है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं सवाना प्रकार की जलवायु कहां है। तो ये सारी जो जलवायु प्रदेश हैं अलग अलग, उनको भी हम विश्व में देख लेंगे कौन कौन से देशों में इस प्रकार की जलवायु है और उस जलवायु प्रदेश का विशेषता क्या है अलग से। साथ ही साथ हम देख सकते हैं मैं एक और बताने वाला था, जलवायु प्रदेश, और जलवायु प्रदेश के साथ साथ हाँ विश्व में उत्पादन, उत्पादन दो प्रकार का हो सकता है, दो क्या कई प्रकार का हो सकता है, खनिजों में कौन आगे है, ठीक है, और फसलों,
में कौन आगे है? अगर उत्पादन के तरीके से देखें तो दो तरीके से हम देख सकते हैं कि खनिजों का उत्पादन कौन सा देश ज्यादा कर रहा है, और फसलों का उत्पादन, यानी उसमें फल भी आ जाएंगे, सब्जियां भी आ जाएंगी, और अनाज का उत्पादन भी आ जाएगा। जो भी सारी की सारी फसलें होती हैं, अनाज का उत्पादन, वो भी हम देख लेंगे। कॉफी, गन्ना, जूट, ये सब कुछ आ जाएंगे उसके अंतर्गत। गेहूं, चावल, सब जितना भी कोकोनट वगैरह है, चाय है, कौन सा देश ज्यादा उत्पादित करता है, उसका कौन सा क्षेत्र है जहां उत्पादन ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम अगर भूगोल को समझें तो लगभग लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। भारत की जनसंख्या के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, जनसंख्या से संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो हम भारत की, जैसे यहां तो खैर साधारण चल रहा है, इसके बाद में, हाँ ये तो विश्व का आ गया, चलो यही जोड़ देता हूं। तो परिवहन, और फिर यहां पर बात कर लेंगे भारत की जनसंख्या। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट हम कवर कर लेंगे, तो यकीन मानिए कि कोई भी प्रश्न हमारा छूटने वाला नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक आध किसी पार्ट का नाम मैंने ना लिखा हो, लेकिन वो क्रम में आ जाएंगे, जैसे हम पढ़ते रहेंगे। जैसे सुनामी का नाम मैंने नहीं लिया, सुनामी भी आ जाएगी, वो भी पढ़ेंगे जब हम भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ेंगे, तो उसके बीच में सुनामी पार्ट भी आ जाएगा। भूकंपीय तरंगों का मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है कोई बात नहीं, वो भूकंप पढ़ेंगे तो भूकंप की तरंगें तो आ ही जाएंगी वहां पर। और भी कई सारे सिद्धांत हैं पवन चलने के दौरान या उसके बाद, तो ये सारे हमारे पार्ट होंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि मैंने कहा कि हम आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड का परिचय और सौर परिवार, सौर मंडल या सौर परिवार का परिचय। चलिए तो परिचय से शुरुआत कर लेते हैं, भूगोल की शुरुआत यहां से कर लेते हैं। पाठ 1, ब्रह्मांड का परिचय। ब्रह्मांड क्या है? सबसे पहली बात, अगर ब्रह्मांड को एक शब्द में हम लिखना चाहें, एक वाक्य में, तो सभी आकाश गंगाओं, सभी आकाश गंगाओं का सम्मिलित सम्मिलित रूप, जितनी भी आकाश गंगाएं अवस्थित हैं या फिर जैसे उपस्थित हैं या फिर अपने अस्तित्व में हैं, यानी हैं एग्जिस्टेंस में, कितनी हैं पता ही नहीं, तो वो सारी सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सवाल ये उठता है कि एक आकाश गंगा क्या होती है? अगर इस आकाश गंगा को हम परिभाषित करें तो हम कहेंगे कई करोड़ों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। कई करोड़ों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है, यानी बहुत सारे करोड़ों अरबों तारे एक झुंड में हैं, एक गुच्छे में हैं, तो उसे हम आकाश गंगा कहेंगे। अब आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? अगर आकाश गंगाओं की संख्या की बात करें तो हम कहेंगे अनगिनत या फिर अनंत, अनगिनत या अनंत आकाश गंगाएं हैं। अगर ब्रह्मांड में देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज आपको देखने को मिलेंगी, यानी वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी गैलेक्सीज इन दी सोलर इन द कॉस्मोस, यानी पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं ये हमें अब तक कोई अनुमान नहीं है। कई बिलियंस एंड बिलियंस गैलेक्सीज हो सकते हैं, और एक ही गैलेक्सी में, एक ही आकाश गंगा में कई करोड़ों तारों का की उपस्थिति हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें कि किसी एक आकाशगंगा की, जैसे आकाशगंगा की परिभाषा तो हो गई, हमारा सूर्य भी एक तारा है तथा सूर्य और
इसका परिवार यानी हम कह सकते हैं सौर मंडल। सौर मंडल दुग्ध मेखला यानी देवयानी, या फिर इंग्लिश में कहें तो मिल्की वे, आकाश गंगा का भाग है। तो अगर हमें कहा जाए कि सूर्य क्या है, तो वो तारा है। सूर्य और उसके साथ साथ जो परिवार है जिसको हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं, वो दुग्ध मेखला या देवयानी आकाश गंगा के अंदर है। अब ये दुग्ध मेखला या देवयानी जो आकाश गंगा है, ठीक है, ये तो हमारी आकाश गंगा हो गई। इसके सबसे पास वाली आकाश गंगा, सबसे पास वाली आकाश गंगा एंड्रोमेडा है। यानी अगर हमारी आकाश गंगा जिसमें हमारा सौर परिवार है, सोलर सिस्टम है, अगर उसके सबसे पास वाली एक और आकाश गंगा की बात करें तो वो आकाश गंगा कहलाती है एंड्रोमेडा। ठीक है। अब हमारी आकाश गंगा यानी जो दुग्ध मेखला की हम बात कर रहे हैं, हमारी आकाश गंगा इसकी आकृति सर्पिलाकार या फिर स्पाइरल कुछ इस प्रकार की है। यानी अगर हमसे पूछ लिया जाए कभी, और कभी स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम में कि हमारी जो आकाश गंगा है उसकी आकृति कैसी है, हमारी आकाश गंगा आखिर किस शेप में है, तो आप कहिएगा हमारी आकाश गंगा सर्पिलाकार आकृति में है। सर्पिलाकार आकृति मतलब आप कह सकते हैं जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग की आकृति की है हमारी आकाश गंगा। एक सेकंड रुकिए जरा। तो ब्रह्मांड का साधारण सा परिचय यही हुआ कि सभी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, और आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है वो अनगिनत है, अनंत है। एक ही आकाश गंगा में कई करोड़ों तारे हो सकते हैं, और हमारा जो तारा है सूर्य, जो कि एक तारा है, वो तारा और इसका सौर परिवार यानी बाकी सारे 8 ग्रह है, प्लूटो क्षुद्र ग्रह है, इसके अलावा क्यूपर बेल्ट या कोई कोमेट यानी धूमकेतु, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का, इसका हमारे सौर परिवार का निर्माण करते हैं। और हमारा जो सौर परिवार है, सूर्य और इसका परिवार, ये सारे के सारे देवयानी या दुग्ध मेखला आकाशगंगा में है, और इसमें भी कई बिलियन स्टार हैं, कई करोड़ों तारे हैं। और हमारी आकाशगंगा के सबसे पास वाली आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा, और हमारी जो देवयानी या दुग्ध मेखला आकाशगंगा है उसकी आकृति सर्पिलाकार है। अब देखिए, ब्रह्मांड में तो बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, लेकिन हम हमारी आकाशगंगा, हमारे तारे, उनकी थोड़ी सी जानकारी ले लें, और साथ ही साथ हम ये बात कर लें कि ब्रह्मांड क्या, कितना बड़ा। तो वहां एक दो शब्द और आते हैं, जैसे एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। अगर आप प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई। क्यों किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में क्यों नहीं एक और इकाई, एक और यूनिट क्यों बनानी पड़ी हमें ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए?
क्योंकि ब्रह्मांड बहुत छोटा नहीं है, अनंत है, बहुत बड़ा है। अगर हम पृथ्वी धरातल पर दूरियां मापते हैं तो किलोमीटर में माप सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर की परिधि 40,000 और 76 किलोमीटर है। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, हम किलोमीटर में भी बता सकते हैं कि 40,000 किलोमीटर चलेंगे एक ही दिशा में तो हम घूमकर वापस पृथ्वी पे उसी जगह पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम हमारे कमरे या घर की बात करते हैं तो फिट में बात कर लेते हैं। 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट चौड़ा कमरा है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो 50 फीट लंबा है, 40 फीट चौड़ा है। या अगर हम पेज की बात करते हैं, पन्ने की बात करते हैं, तो हम कह देते हैं कि हमारे पेज जो है वो इतने मिलीमीटर लंबा है, इतना मिलीमीटर या सेंटीमीटर में बता सकते हैं। लेकिन दूरियां बदलने पर हमें इकाई बदलनी पड़ती हैं। जैसे हमारे पेज को हम किलोमीटर में नहीं बता सकते, जिस पेज पे हम नोट करते हैं उस पेज को हम कहें कि वो इतना किलोमीटर लंबा है तो समझ में नहीं आएगा किसी को कि कितना बड़ा होगा पेज। और अगर हम यहाँ से दिल्ली से पटना या भोपाल या फिर जयपुर या कन्याकुमारी या चंडीगढ़ या दिल्ली से आप लंदन जा रहे हैं और वहाँ की दूरी सेंटीमीटर या मीटर में किसी को बता रहे हैं, तो वो इतना सेंटीमीटर और मीटर हो जाएगा कि पेज पे लिखते लिखते जीरो खत्म हो जाएंगे, पेज खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही दूरियां छोटी और बड़ी होती हैं, हमें छोटी और बड़ी इकाइयों की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष है क्या, अगर ये कहा जाए कि एक प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी प्रकाश की किरण जो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अब प्रकाश कितनी तेज चलता होगा, अगर हम प्रकाश की बात करें तो हम कहेंगे कि प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति मानी जाती है लगभग 3 लाख किलोमीटर। ये बोर्ड बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या चक्कर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए देखते हैं, शायद अब ठीक काम करेगा। तो हमने देखा कि प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब आप सोच रहे होंगे, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलने वाला प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा। हमें अब इसको किलोमीटर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि 3 लाख किलोमीटर चलना है हमें एक सेकंड में, तो एक मिनट में इतना, एक घंटे में इतना, एक दिन में इतना, एक दिन में, मतलब दिन में 24 से करना पड़ेगा, एक दिन में इतना, और फिर एक महीने में या फिर 365 से कर लीजिए, एक दिन हो गया, तो एक वर्ष में इतना। तो आप जैसे ही ऐसे गुणा करते हैं और जितना किलोमीटर आते हैं वो किलोमीटर बनेंगे प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वो। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की दूरियां बहुत बड़ी हैं, और उन दूरियों को अगर आप सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में मापना चाहेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष से भी काम ना चले, अगर प्रकाश वर्ष भी कहीं छोटी इकाई हो जाए तो हम कहेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं
एक पारसेक के 3.26 प्रकाश वर्ष मिला दें तो बन जाएगा एक और यूनिट। यानी हम कहेंगे कि 1000 मीटर एक साथ करेंगे तो 1 किलोमीटर बन जाएगा, 10 मिलीमीटर एक साथ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, और 100 सेंटीमीटर एक साथ रखेंगे तो वो 1 मीटर बन जाएगा। उसी प्रकार से 3.26 प्रकाश वर्ष की अगर आप बात करते हैं तो 3.26 प्रकाश वर्ष का अर्थ हो गया सीधा सीधा सा एक पारसेक। ठीक है, तो एक पारसेक। अब पारसेक हमारे द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी इकाई है। इसे हम कह सकते हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। आज तक जो भी हमने इकाइयां बनाई हैं वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एक स्टार क्या होता है। अगर हम बात करें तारा, तो तारे का अर्थ होता है एक ऐसा पिंड, एक ऐसा पिंड जो स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न कर सके। यानी बिना किसी की सहायता के अगर कोई ऐसा पिंड है जो अपने ऊपर प्रकाश भी उत्पन्न कर रहा है और वो हीट, ऊष्मा या तापमान भी उत्पन्न कर रहा है, तो प्रकाश और तापमान भी कह सकते हैं, ऊष्मा को आप तापमान भी कह सकते हैं। तो अगर ये दोनों कोई अपने आप से, खुद से, बिना किसी दूसरे की सहायता के उत्पन्न कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो एक तारा है। अब किसी भी तारे की अगर आप बनावट देखें, तारे गैसों से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, और उनमें भी, गैसों में भी मुख्यतः कौन सी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी भी स्टार में हो सकती है 75 से 90% तक भी, या इससे भी ज्यादा। अगर कोई तारा बहुत नया है तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी, और थोड़ा बहुत पुराना हो गया तो फिर भी किसी भी तारे में 70-75% से कम जो चमक रहा है, जो ऊष्मा, तापमान उत्पन्न कर रहा है, उस तारे में जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो कहीं भी 70-75% से कम नहीं होती है। तो अक्सर तारों में हाइड्रोजन ही होती है। और दूसरी मूल गैस की बात करें तो वो होती है हीलियम। हीलियम। तो अधिकतर जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन से ही बने होते हैं, और इस हाइड्रोजन गैस का अगर हम आगे बढ़कर बात करें तो हाइड्रोजन गैस न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम नाभिकीय संलयन बोल सकते हैं, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा हीलियम में परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है, और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, इसी से तारों पर या तारों में ऊष्मा
और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। तो कोई भी तारा कौन सी अभिक्रिया, कौन सी प्रोसेस, कौन सी वो एक्शन है जिसके कारण अपनी ऊर्जा यानी अपना तापमान, अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, तो आप कह सकते हैं उसका नाम है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है, इसको होने के लिए अति उच्च तापमान और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अगर आगे आगे बढ़कर बात करें कि इस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अति उच्च तापमान तथा अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अगर अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की परिस्थितियां नहीं होंगी तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। और जैसे ही यह अभिक्रिया होती है तो उससे बहुत सारा तापमान, कई हजारों हजार लाखों लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न होता है, और वो तापमान चारों ओर भागता है और हमारी पृथ्वी की ओर भी वो आता है, जैसे हमारा सूर्य हमें प्रत्येक दिन तापमान प्रदान करता है और उससे प्रकाश भी आता है। तो इस प्रकार से तारे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपना व्यवहार करते हैं। कुछ तारे और भी हैं, जैसे हम पृथ्वी के सबसे पास वाले तारों की बात करें, पृथ्वी के सर्वाधिक पास वाले तारे, तो हम बात कर सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे पास वाले तारे हैं, सबसे पहले तो सूर्य ही है। अगर हम यहां पृथ्वी बना लें कि चलिए पृथ्वी बड़ी है, ये पृथ्वी है हमारी अर्थ, तो पृथ्वी के सबसे पास वाला जो तारा है वो तो है सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। जैसे हम कहते हैं ना 1 किलोमीटर, 1 फीट, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो जैसे ही हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर की, या हम बात करते हैं 1 मीटर की, तो सेंटीमीटर का अर्थ अपने आप में ही होता है कि 10 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं। मीटर की बात होती है तो हम बात करते हैं 100 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। किलोमीटर की बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है 1000 मीटर की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने कहा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई, तो उसका भी अपने आप में अर्थ साधारण है कि वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात हो रही है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं या 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। अब अगर आप हमें कोई कहे कि 5 खगोलीय इकाई किसके बराबर होती हैं, या 6 खगोलीय इकाई, या 3 खगोलीय इकाई कितनी बड़ी होती हैं, तो अगर कोई कहे 3 खगोलीय इकाई का अर्थ हो गया 15, 30, 45 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 45 करोड़ किलोमीटर। अगर हमसे कोई कहे कि 5 खगोलीय इकाई कितनी होती हैं, तो 15, 30, 45, 60, 75, 75, यानी 75 करोड़ किलोमीटर।
तो 75 करोड़ किलोमीटर होगा तो वो 5 खगोलीय इकाई हो जाएंगी। साधारण सी बात है, बिल्कुल। अब इसके बाद में अगर दो और तारों की बात करें कि पृथ्वी से दूसरा सबसे पास वाला तारा कौन सा है, तो ये तो सूर्य तो हो गया फर्स्ट नंबर पर, पहले ही नंबर पे आ गया। अगर हम दूसरे नंबर पर दूरी के क्रम में देखें तो वो होगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी ये कुछ 4 प्रकाश वर्ष के आसपास दूर है। और तीसरे नंबर पर पृथ्वी से देखें, थर्ड नंबर पर सबसे पास वाला तारा, तो वो होगा अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी, ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी और तीसरे नंबर पर आ जाएगा अल्फा सेंटोरी। 3 तारों के विषय में अगर हम जानकारी रख लेते हैं कि पृथ्वी के सबसे पास वाले 3 तारे कौन से हैं, तो हमारा सब सारा जो ज्ञान है वो काफी होगा, बहुत होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और तारे के बारे में बात कर सकते हैं और वो तारा काफी खास है और वो विशेष है, जिसे हम कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारे के विषय में जानकारी, सबसे पहली बात तो ध्रुव तारा जो होता है, यह तारा सदैव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अवस्थित होता है। अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये लगातार घूम रही है, तो ये हुआ इसका उत्तरी ध्रुव। इस उत्तरी ध्रुव के ऊपर यहां पर ये तारा हमेशा होगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर जाकर खड़ा हो जाए तो बिल्कुल उसके सिर के ऊपर होगा ये तारा। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, यहां नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो जैसे ही मैं देखूंगा मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर ये तारा नजर आएगा। रात के समय दिखाई देगा, दिन में तो कोई तारे वैसे भी दिखाई नहीं देते। तो अगर हम अन्य जगहों से देखें, विषुवत रेखा से उत्तर से हम कहीं से भी देखें, क्योंकि विषुवत रेखा के दक्षिण में अगर हम चले जाते हैं तो वहां से हमें उत्तरी ध्रुव के ऊपर होने वाला तारा दिखाई नहीं देगा, हमारी सीमाएं होंगी फिर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। अब एक गोल पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अगर यहां पर है, इस जगह पर है, मान लीजिए यहां पर है, अब यहां से अपने आसमान में तो देख सकता है, यहां से लेकर यहां तक अपने आसमान में देख सकता है, इधर 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 इधर, लेकिन यहां का जो आसमान है, आकाश है, वो उसको दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर सदैव वो बना रहेगा। अगर हम ध्रुव तारे की बात करते हैं तो वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव जो होता है पृथ्वी का, उसके ऊपर बना रहता है। और इसका प्रयोग क्या है, इसका लाभ क्या है? अंधेरी रात्रि में दिशा भ्रम होने पर इस तारे की सहायता से उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही हमें उत्तर दिशा मिलती है, मान लीजिए उत्तर है, तो हमें दक्षिण भी मिल जाएगा, हमारी पीठ के पीछे दक्षिण होगा। अगर हम दाहिना हाथ इधर है तो दाहिने हाथ की ओर पूर्व होगा, और अगर हमारा बायां हाथ इधर है तो बाएं हाथ की ओर पश्चिम होगा, ठीक है। और इधर हमारा अगर चेहरा है तो चेहरे की ओर क्या होगा? उत्तर होगा। और इधर अगर हमारी पीठ है
इधर अगर हमारी पीठ है तो पीठ की ओर होगा दक्षिण। ठीक है, तो अगर हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है तो हम आसानी से इस तारे को हम दिशाओं को खोज लेते हैं, और वो एक दिशा मिलने पर बाकी दिशा तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। तो ये इसका मूल उपयोग है। लेकिन बात यह है कि इस तारे को खोजें कैसे। इस तारे की पहचान कैसे हो, पहचान या खोज कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि वही ध्रुव तारा है। तारे तो सभी एक जैसे दिखाई देते हैं, कोई बहुत चमकने वाले भी बहुत तारे होते हैं और कम चमकने वाले भी कई सारे तारे होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तारा ध्रुव तारा है। तो इसके लिए हमें करना होगा एक दूसरा प्रयोग, इस तारे की खोज या पहचान। तो इस तारे की खोज या पहचान के लिए हमें सर्वप्रथम सप्तऋषि मंडल यानी 7 विशेष आकृति में तारे, सप्तऋषि मंडल की पहचान या खोज करनी होती है। ठीक है, अब ये जो सप्तऋषि मंडल है इसके 7 तारे कुछ ऐसे हमें दिखाई देते हैं। एक तारा यहां पर होगा, दूसरा तारा यहां पर होगा, तीसरा तारा यहां पर होगा, कुछ इस प्रकार से चौथा तारा यहां पर होगा, पांचवा तारा यहां होता है, छठा तारा यहां होता है और सातवां तारा यहां होता है। ऐसे 7 तारों का एक समूह होता है जिसको हम कहते हैं स्पून शेप। ऐसे 7 तारे होते हैं जिसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं, चम्मच के जैसे, स्पून के जैसे बने हुए। तो सप्तऋषि मंडल की आकृति चम्मच जैसी होती है, चम्मच जैसी होती है। और इसमें इस तारे को हम संकेतक तारा कहते हैं, संकेतक तारा। यह संकेतक तारा इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि कौन सी ओर होगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। ठीक है, तो अगर सप्तऋषि मंडल हमें मिल गया तो उसके संकेतक तारा यानी इन दोनों तारों की ओर यहां से नजर मिलाकर हम देखेंगे इस जगह से। और जैसे ही हम इस तरीके से देखेंगे यहां से तो हमें समझ में आ जाएगा कि इनकी बिल्कुल सीध में जो तारा होगा वो होगा ध्रुव तारा। मार्ग में, रास्ते में, यानी अगर हम इन दोनों को सीध में करके देखेंगे इधर, तो कोई भी बड़ा तारा, चमकता हुआ तारा यहां नजर नहीं आएगा। बहुत दूर केवल एक ही तारा नजर आएगा। और जैसे ही वो तारा हमें दिखाई देगा हम समझ जाएंगे कि उत्तर इधर है। अब उत्तर दिशा की अगर प्राप्ति हो गई तो फिर बाकी दिशाओं की प्राप्ति भी हो जाएगी। क्या समस्या है? जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक दिशा आपको मिल जाती है उत्तर, तो उसके बाद में दक्षिण भी मिल जाएगा, पूर्व भी मिल जाएगा और पश्चिम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था ध्रुव तारा। अब यहां पर
एक शब्द होता है तारामंडल। तारामंडल, तारामंडल का अर्थ होता है कुछ तारों का विशेष समूह या फिर झुंड। ठीक है, झुंड। अब ये जो सारे के सारे तारे हैं, जैसे ध्रुव तारा है या फिर ये है सप्तऋषि मंडल, ये एक खास विशेष तारामंडल का भाग है जिसे हम बोलते हैं बिग बीटर, बिग बीटर या फिर अर्सा मेजर, अर्सा मेजर। तो बिग बीटर या अर्सा मेजर तारामंडल के भाग हैं। अगर आप बात करें ये सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारा, तो ये बिग बीटर या अर्सा मेजर तारामंडल है, एक कई सौ तारों का एक समूह है। उसी तारों के समूह के अंदर ये हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तारे। दो तीन तारों के बारे में अगर हम आप बात करना चाहें कि कौन से तारे पृथ्वी के पास में हैं और कौन कौन से तारे हैं जो पृथ्वी से थोड़े से दूर हैं, तो ये थोड़ी सी एक परिचय हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड को अगर हम नीचे से शुरू करें तो तारों का जो एक समूह होता है उसको हम कहते हैं आकाशगंगा, और सारी आकाशगंगा ये मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड ये अनंत है, अनगिनत है। कितनी दूरी है इसकी, कहां जाकर समाप्त होता है, ये सच में अभी तक किसी को भी अंदाज नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सौर परिवार या मंडल का परिचय। देखो सौर परिवार क्या है। सौर परिवार में पहली बात तो क्या कौन कौन आएगा, तो सौर परिवार में कौन कौन सा आएंगे। सबसे पहले तो सूर्य आएगा, सूर्य केंद्र में है। सौर परिवार के केंद्र में कौन है, सूर्य। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह होते हैं सूर्य की सीधी या प्राथमिक रूप से सूर्य का परिक्रमा करने वाले, प्राथमिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड। ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं सीधे तौर पर, उनका कार्य और कुछ है ही नहीं, वो दूसरे किसी और की परिक्रमा नहीं करते, केवल सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रह हम उसे भी कहेंगे जो प्राथमिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करता हो और साथ ही साथ वह पिंड सूर्य की परिक्रमा के अपने मार्ग, जिसको हम कहते हैं कक्षा में अकेला होना चाहिए। एक ही रास्ते में कई करोड़ों कई लाखों पिंड अगर चक्कर लगा रहे हैं एक ही कक्षा में, एक ही मार्ग में, तो उनको हम ग्रह नहीं बोलेंगे, फिर उनको हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह का अर्थ होता है एक ही कक्षा में कई सारे लाखों पिंड चक्कर लगा रहे हों, और ग्रह उसे कहेंगे जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है, उस कक्षा में और कोई पिंड चक्कर नहीं लगाता। जैसे पृथ्वी जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर, जिस कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है, उस मार्ग या उस कक्षा में और कोई भी पिंड ब्रह्मांड का सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रह जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है, अभी देखेंगे उसका डायग्राम, तो जुपिटर और जो मार्स प्लेनेट हैं उनकी इन बिटवीन कई लाखों की संख्या में पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन एक के रास्ते में दूसरा, तीसरा, पांचवां, 100वां कई सारे ऐसे पिंड हैं जो उसी रास्ते में चक्कर लगा रहे हैं।
तो अगर कोई झुंड में, ग्रुप में, समूह में चक्कर लगाता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसको हम ग्रह नहीं बोलेंगे। तो ग्रह होने के लिए आवश्यक शर्त दो है। उसका पहला काम सूर्य की परिक्रमा करना होना चाहिए, वो किसी और की परिक्रमा नहीं कर रहा हो, और दूसरा उसके मार्ग में, उसकी कक्षा में और कोई पिंड चक्कर ना लगाता हो, वो अकेला होना चाहिए अपनी मार्ग के अंदर, तब उसे हम कहेंगे ग्रह। उसके बाद तीसरा शब्द आता है उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह का अर्थ होता है प्राथमिक रूप से सूर्य की परिक्रमा, प्राथमिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड। हमारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और उसका पहला जो कार्य है वो पृथ्वी का ही चक्कर लगाना है। किसी और की परिक्रमा भी चंद्रमा करता होगा क्या? बिल्कुल करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करना चंद्रमा का द्वितीय कार्य हो गया, प्राथमिक कार्य नहीं है। यानी पहले तौर पर देखें, शुरू में देखें तो हमें शुरू में चंद्रमा पृथ्वी की ही परिक्रमा करता हुआ नजर आता है। उसके बाद में अगर हम ब्रह्मांड में दूसरी जगह जाकर देखें तो पता चलेगा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा है, लेकिन प्राथमिक रूप से वो पृथ्वी की ही परिक्रमा करना चाहिए। यानी ग्रह की परिक्रमा करने वाला उपग्रह होता है। सूर्य की परिक्रमा नहीं, सूर्य नहीं, यहां पर लिखने में मैंने गलत कर दिया। प्राथमिक रूप से ग्रह की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा तो यहां होगा, ठीक है, ग्रह के लिए होगा सूर्य की, यहां होगा ग्रह की परिक्रमा करने वाला उपग्रह होगा। यहां पर माफ कीजिएगा, सूर्य लिख दिया था, वो ऊपर वाली परिभाषा में सूर्य होगा, यहां पर होगा ग्रह। तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो उपग्रह होगा। इसके बाद अगला शब्द आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह का अर्थ क्या होता है? ये पिंड प्राथमिक रूप से सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, परंतु ये अपनी कक्षा में अकेले नहीं होते तथा आकार में बहुत छोटे होते हैं। आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हम उनको कहेंगे जो बहुत छोटे हैं और अपने जो रास्ता है, मार्ग है, परिक्रमा है, का पथ है, कक्षा है, उसमें अकेले परिक्रमा नहीं करते बल्कि कई सारे होते हैं। ये पिंड प्राथमिक रूप से सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, परंतु ये अपनी कक्षा में अकेले नहीं होते तथा आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो देखिए यहां पर एक बात तो कॉमन है, एक जैसी है कि प्राथमिक रूप से सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं ग्रह भी, और क्षुद्र ग्रह भी प्राथमिक रूप से सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। लेकिन ग्रह वो होगा, वो पिंड जो सूर्य की परिक्रमा में के अपने मार्ग या कक्षा में अकेला होना चाहिए, और क्षुद्र ग्रह उनको बोल देंगे हम जो बहुत छोटे हैं आकार में और कई सारे एक साथ झुंड में मिलकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद सूर्य केंद्र सौर मंडल का ही भाग होगा। सौर मंडल का ही भाग क्या होगा? देखो सौर मंडल में हम देख रहे हैं ए सूर्य तो है ही, बी सी, इसके साथ साथ डी, और इसके साथ देख सकते हैं ई, यानी धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु। धूमकेतु जिसे कहें कि
प्राथमिक रूप से सूर्य की ही परिक्रमा करता है या करते हैं, कई सारे हो सकते हैं। प्राथमिक रूप से सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, परंतु अति सूक्ष्म या परंतु बहुत छोटे तथा बहुत दूर, बहुत छोटे तथा बहुत दूर होने के साथ साथ जिसे कहें गैसों और हाँ, गैसों के ही ठीक है, गैसों के बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं, ठीक है। और साथ साथ इनके बारे में एक बात और लिख सकते हैं हम, अगर हम धूमकेतु की ही बात कर रहे हैं, धूमकेतु, तो धूमकेतु जब सूर्य के पास, मतलब दूर होता है, सूर्य के पास से गुजरता है, तब उसकी गैसें वाष्पशील होकर पूंछ के जैसे दिखाई देती हैं, पूंछ के जैसे दिखाई देती हैं। तो सच में इस धूमकेतु को हम कह सकते हैं पुच्छल तारा भी, इसको पुच्छल तारा भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेल स्टार। सूर्य के पास से निकले मतलब सूर्य से बहुत दूर होता है, लेकिन कभी कभी सूर्य के पास का अर्थ यह नहीं कि हमारे सौर मंडल के अंदर चला गया, बहुत सारे ग्रहों के बीच में आ गया, पृथ्वी से भी पास में आ गया, सूर्य के पास में आ गया, ऐसा नहीं है। जो जहां पर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो हैं, अरुण, वरुण, यम सबसे दूर वाले ग्रह हैं, उनके भी बहुत बाहर ये सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन मान लीजिए बहुत दूर की बजाय थोड़े पास में आ जाए, तो सूर्य का हल्का फुल्का भी जो तापमान वहां तक पहुंच रहा है, उसी की वजह से इसकी जो गैसें हैं वो वाष्पशील होना शुरू कर देती हैं, और ये जिधर भाग रहा होता है उससे दूर की ओर वो गैसें उड़ती हुई नजर आती हैं। लगता है कोई पूंछ वाला तारा है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, उसके पास खुद के पास प्रकाश नहीं होता है, और जो पूंछ उसके पीछे दिखाई देती है वो उसकी गैसें होती हैं, और वो पूंछ हमेशा सूर्य की ओर नहीं, पीछे की ओर होती है, क्योंकि सूर्य के पास आ रहा होगा तभी वो गैस वाष्प बन के उड़ना शुरू करती हैं। और वैसे तो बहुत ठंडा होता है, वो जमी हुई अवस्था में होती है, लेकिन फिर भी ऐसी हल्की गैसों का बना होता है वो, कि वो गैस तुरंत सूर्य के थोड़े से प्रकाश से ही गैस बन के उसके पीछे की तरफ उड़ना शुरू कर देती हैं, तो पुच्छल तारा उसे कहते हैं। तो ये सब सौर परिवार के भाग हैं। अब अगली बात देखें कि सौर परिवार का चित्र अगर हमें देखना हो कि सौर परिवार का चित्र कैसे दिखाई देता है, तो आप कहिए कि सौर परिवार का चित्र कुछ ऐसे बनेगा। जैसे हम कहें सबसे पहले कि यह है सूर्य, सन। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम देखें तो पहला ग्रह होता है मरक्यूरी, बुध, दूसरा ग्रह होता है वीनस,
फिर हमारी पृथ्वी, फिर आएगा मार्स, मंगल, इसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि उससे थोड़ा सा छोटा, फिर अरुण और फिर वरुण। इस प्रकार से ग्रहों का क्रम देखने को मिलता है। तो अगर पहले ग्रह को हम कहें बुध, दूसरे ग्रह को कहें शुक्र, तीसरे ग्रह को हम पृथ्वी बोल देते हैं, हमारी पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, इसके अगला ग्रह सबसे बड़ा है पूरे सौर परिवार में इन ग्रहों में, उसका नाम है बृहस्पति, उसके अगला वाला होगा शनि, अंत वाले से पहले होगा अरुण और सबसे अंत वाला होगा वरुण। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 और 4 ग्रहों का जोड़ा है और 4-4 ग्रहों के बीच में बहुत सारे, मैंने कहा ऐसे पिंड भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, झुंड में, गुच्छे में, कुछ ऐसे। अब ये गुच्छे में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटे, तो इनका नाम हम लिख देते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, छोटे ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में। पहले 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह है और सूर्य के बीच में है, अंदर की तरफ है, बीच में है, तो इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। और बाकी जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, बाह्य ग्रह। तो पहले 4 ग्रहों को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं और उसके आगे वाले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को हम कहते हैं बाह्य ग्रह। जितने भी आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस हैं, आंतरिक ग्रह ठोस हैं तथा चट्टानों से बने हैं। चट्टानों से बने हुए हैं। अगर हम बाह्य ग्रहों की बात करें तो बाह्य ग्रह गैसीय हैं, तथा गैसों से बने हैं, गैसों के पिंड हैं। बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण जब एक जगह कार्य करता है तो गैसें भी वहां रुक जाती हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमारे वायुमंडल को रोक के रखा हुआ है, पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष में गया तो नहीं आज तक, यहीं पर बना हुआ है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण किसी दूसरे पिंड का है, या फिर हम कहें कि गैसों से बना हुआ ही जो पिंड है उसका भी गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा बन चुका है, तो वो गैसें एक जगह रुकी हुई रहेंगी, क्योंकि बहुत गैस है, उनका भी ग्रेविटेशन होता है। गुरुत्वाकर्षण हर एक वस्तु में होता है, चाहे वो ठोस है, द्रव है या गैस है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो चुकी है वो वस्तु, तो वो खुद अपना गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करेगी, जबरदस्त वाला, शानदार वाला। इसमें भी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन इसमें इतना कम गुरुत्वाकर्षण है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो इसमें दिखाई देता है, इसके खुद का स्वयं का कोई गुरुत्वाकर्षण हो ऐसा हमें एहसास नहीं होता। उसके लिए बहुत ज्यादा मास, द्रव्यमान का होना आवश्यक होता है। तो पहले 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, बाकी 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। पहले 4 ग्रह चट्टान के बने हुए हैं, रॉक्स के बने हुए हैं, ठोस हैं, और बाकी 4 ग्रह गैसियस हैं और गैसों के बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव ग्रह कहे जाने का एक ही कारण है, पृथ्वी जैसे पत्थर के बने हुए हैं। अगर इतनी सी केवल हम बात कर लें कि पृथ्वी के जैसे जो पत्थर का बना हुआ है उसे हम कहेंगे पार्थिव ग्रह। इस बृहस्पति को इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर, बृहस्पति को अंग्रेजी में कहेंगे जुपिटर। जैसे इसको हम बोलते हैं सैटर्न, इसे हम कहते हैं यूरेनस, और लास्ट वाले को कहते हैं नेपच्यून,
और इधर ये है मार्स, यहां पर हमारी अर्थ, यहां पर वीनस, और सबसे पहला है मरकरी। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं और बृहस्पति ही बाहर वाले ग्रहों में सबसे पहले हमें दिखाई दिया था, प्राप्त हुआ था, उसकी खोज हुई थी। बाद में जब शनि की खोज हुई तो पता चला वो भी गैस का बना हुआ है जुपिटर के जैसे। फिर यूरेनस और नेपच्यून की भी खोज हुई तो पता चला वो भी गैस के ही बने हुए हैं जुपिटर के जैसे। तो जो जुपिटर के जैसे यानी बृहस्पति के जैसे गैस का बना हुआ है उसको हम जोवियन नाम देते हैं। तो इन ग्रहों को हम जोवियन ग्रह कहते हैं। इन 4 ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी जैसा होना और जोवियन का अर्थ है जुपिटर जैसा होना। इनमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण और चौथे नंबर पर है वरुण। तो इसका अर्थ है बाह्य ग्रह चारों ही बड़े हैं अगर हम आंतरिक ग्रहों से तुलना करें तो। आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे छोटा सबसे पहले वाला है, और ये 6 नंबर पर, 6 नंबर पर, और ये है 7 नंबर पर। तो याद रखना बड़ा आसान हुआ, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 हमने लिखा है। इन ग्रहों के आयतन के अनुसार क्रम, कि कौन सा ग्रह आयतन में दिखाई देने में बड़ा है और कौन सा ग्रह आयतन में दिखाई देने में छोटा है। तो उसी हिसाब से इन ग्रहों का क्रम मैंने यहां नोट कर दिया। पहला ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण, उधर वाले सब बड़े हैं। इधर आंतरिक ग्रहों में आए तो पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है तो 5 नंबर पे रख देंगे। इसके बाद में सबसे पहला सबसे छोटा है तो 8 नंबर पे कर देंगे। फिर बचे हुए 2 हैं तो हम उससे 8 नंबर यानी सबसे पहले वाले से इस तरफ आएंगे पृथ्वी की ओर। तो 2 बचे हुए हैं, एक पृथ्वी के इधर सूर्य की ओर, एक पृथ्वी के आगे यानी बृहस्पति की ओर। तो जब हम 5 नंबर और 8 नंबर लिख लेंगे, 5 नंबर और 8 नंबर हम नोट कर देंगे, तो फिर जब इधर देखेंगे तो 6 और 7 नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हुए आकार में इनके क्रम। अब देखिए यहां पर 2 ग्रहों को मैं एक जगह करता हूं। ये जो अरुण और वरुण है, यूरेनस और नेपच्यून, इनको आपस में जुड़वा कहा जाता है। इन ग्रहों को आपस में जुड़वा कहा जाता है, और जुड़वा कहने का अर्थ इतना ही है कि इन दोनों का आयतन लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इनको हम ट्विन्स कहते हैं, ट्विन्स। ट्विन्स यही नहीं बल्कि पृथ्वी और शुक्र भी एक दूसरे से काफी बराबर आयतन के हैं, तो इन दोनों को भी जुड़वा या ट्विन्स बोल दिया जाता है। ट्विन्स यानी जुड़वा, ठीक है। तो वीनस और अर्थ को भी हम आपस में, पृथ्वी और शुक्र को भी जुड़वा कहते हैं क्योंकि उनका भी आयतन लगभग बराबर है। तो ये तो हुए सारे के सारे यहां पर फैक्ट कि कौन ग्रह कहां पर है। बात यह है कि परिक्रमण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, कोई भी ग्रह या उपग्रह जैसे हमारा चंद्रमा है, वो पृथ्वी की परिक्रमा क्यों कर रहा है, या फिर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा क्यों कर रही है, या फिर हम आगे बढ़कर बात करें कि हमारा जो सूर्य है वो अपने सौर परिवार के साथ आकाशगंगा की परिक्रमा क्यों कर रहा है, या फिर ये पूरी आकाशगंगा जो करोड़ों अरबों तारों वाली है वो क्यों ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रही है।
आखिर कौन से बल, कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण इन्हें परिक्रमा करने में कोई, जिसे कहें, दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती है, आसानी से परिक्रमा करते रहते हैं। तो यहां पर दो बल होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये सूर्य है और इसके चारों ओर अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है या कोई भी पिंड चक्कर लगा रहा है, जैसे हम बात कर लेते हैं हमारी पृथ्वी, यहां हम बात कर लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पर क्यों कर रही है, ये सूर्य के ऊपर गिरती क्यों नहीं या भाग क्यों नहीं जाती, उसी रास्ते में क्यों परिक्रमा करती चली जा रही है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि इस पृथ्वी को सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगातार अपनी ओर खींचना चाहता है। तो फिर ऐसी स्थिति में तो पृथ्वी को सूर्य के ऊपर जाके गिर जाना चाहिए। पृथ्वी अब तक सूर्य पे गिर जानी चाहिए थी अगर गुरुत्वाकर्षण उसको अंदर खींच रहा है तो। अब दूसरी बात आती है, चक्रीय गति किसी भी पिंड को केंद्र से परिधि या फिर कहें बाहर की ओर चक्रीय गति किसी भी पिंड को केंद्र से परिधि यानी बाहर की ओर ले जाने वाला बल उत्पन्न करती है। जब कोई भी वस्तु अपने सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो एक बल पैदा करती है जो केंद्र से बाहर की ओर उसको खींचता है। जैसे आप एक छोटे से धागे के ऊपर छोटा सा कंकड़ बांध लें और उस कंकड़ को गोल गोल घुमाएं और घुमाकर अगर छोड़ दें तो आप देखेंगे वो केंद्र की ओर यानी आपकी ओर नहीं आएगा बल्कि बाहर की ओर चला जाएगा। उसको आप जितनी गति से अधिक गति से घुमाकर छोड़ेंगे वो उतना ही ज्यादा दूर जाकर गिरेगा। इसका अर्थ साफ हो गया कि कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड अगर चक्रीय गति में है, गोल गोल घूम रहा है, तो वो अपने केंद्र से बाहर की ओर जाना चाहेगा, ऐसा एक बल उत्पन्न करता है। तो बस यहां साफ हो गया कि पृथ्वी चक्रीय गति कर रही है, ठीक है। तो पृथ्वी कहां जाना चाहती है, पृथ्वी बाहर जाना चाहती है, बाहर की ओर भागना चाहती है। और ये जो बाहर की ओर बल लग रहा है, इसी बल को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, मैं थोड़ा तीर के निशान जो है वो ठीक कर देता हूं। तीर के निशान यहां पर मैं कुछ ऐसे बना देता हूं कि पृथ्वी ये बल उत्पन्न कर रही है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल, और जो केंद्र की ओर बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो एक तरीके से यहां काम कर रहा है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, किसी पिंड को केंद्र की ओर खींचने वाला, आकर्षित करने वाला बल। किसी पिंड को केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला बल। तो कोई भी ऐसा बल पैदा हो जाए जो किसी पिंड को, कोई भी पिंड जैसे पृथ्वी को खींच रहा है, केंद्र की ओर खींच रहा है, तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण यहां लगातार उसको खींचना चाहता है, लेकिन वो सर्कुलर मोशन में है, चक्रीय गति में है, तो चक्रीय गति में होने से वो लगातार बाहर की ओर जाना चाहती है, उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं जो अपकेंद्रीय बल है और अभिकेंद्रीय बल है,
परिक्रमण को बने रहने या होते रहने के लिए सदैव इन दो बलों की समान मात्रा होना आवश्यक है। इन दोनों बलों की समान मात्रा होना आवश्यक है। ठीक है, तो जितना कोई बल बाहर की ओर खींच रहा है, अगर उतना ही अंदर की ओर खींच रहा है और गति जो है बनी हुई है, तो फिर जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है या बाहर की ओर जो बल है वो दोनों बराबर हो जाएंगे और बराबर होने पे चक्र बना रहेगा, गति लगातार बनी रहेगी। तो कोई भी पिंड अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो ये दोनों बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और ये दोनों बलों की समानता यानी उनकी जो पावर है, शक्ति है, वो बराबर बनी हुई है। जितना बाहर खींच रहा है उतना ही अंदर की ओर, तो लगातार चक्कर लगा पाएगा। तो परिक्रमा क्यों होती है, इसके लिए इन दोनों बलों की समान मात्रा में उपस्थिति आवश्यक है और सदैव बराबर होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई सा भी कम या ज्यादा हुआ तो फिर परिक्रमण जो है वो टूट जाएगा। अब जो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल, इसमें वृद्धि कैसे होगी? अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होती है जब किसी भी पिंड की चक्रीय गति बढ़ती है। मैं यहां नोट कर देता हूं। अगर हम अपकेंद्रीय बल के बारे में थोड़ी सी और बात करें कि ये अपकेंद्रीय बल क्या क्या करेगा, तो मैं यहां नोट कर देता हूं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर रहे हैं। चक्रीय गति में वृद्धि होने पर इस बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा गति में कमी होने पर प्रभाव घट जाता है। तो अब हम समझ गए कि अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर खींच रहा है, अगर चक्रीय गति ज्यादा तेज हो रही है तो वो ज्यादा बाहर काम करेगा, धीमी गति से चक्रीय गति हो रही है तो वो कम काम करेगा, बाहर की ओर बल कमजोर होगा, क्षीण होगा। जो ग्रह सूर्य के अधिक पास में है उसके ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा कार्य कर रहा है, तो उसको सूर्य की परिक्रमा करते समय अपनी गति भी अधिक रखनी होगी, क्योंकि मैंने कहा कि जितना अभिकेंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, उतना ही आपको अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना होगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जितना है अभिकेंद्रीय बल, उतना ही आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जनरेट करना होगा। तो अगर अपकेंद्रीय बल उतना चाहिए जितना गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, तो आपको अधिक गति से चलना होगा। आपकी गति बढ़ा लीजिए, आपकी जो अपकेंद्रीय बल है वो भी बढ़ जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। तो इस प्रकार से अगर हमें कभी ये पूछा जाए कि कौन सा ग्रह कम समय में और कौन सा ग्रह अधिक समय में चक्कर लगाता है सूर्य का, तो अब इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। जो सूर्य के पास में है उसको कम समय लगेगा और जो सूर्य के दूर है वो ज्यादा समय लेगा। तो अगर हम बात करें कि ये सन है, सूर्य है, तो अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करते हैं तो जैसे पहला ग्रह है बुध, तो बुध कितना समय लेता है? 88 दिन। 88 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। जैसे दूसरे ग्रह की बात करें शुक्र,
तो शुक्र समय लेता है 224.6 डेज। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी समय लेती है 365 दिन। ठीक है, और अगर हम बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति भी खास है। ठीक है, बीच में एक और आएगा, सबकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बृहस्पति, तो बृहस्पति लगभग 12 पृथ्वी वाले वर्ष इसको लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम सूर्य से दूर चलते चले जा रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला जो समय है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर मैं नोट कर देता हूं, यहां एक दिन का अर्थ बराबर एक पृथ्वी वाला दिन, पृथ्वी वाला दिन यानी 24 घंटे से है। ठीक है, तो अगर 88 दिन लिखें तो इसका दिन नहीं, हमारे वाले 24 घंटे वाले 88 दिन, इसके 224.6 लिखा है तो इसका अर्थ है हमारे 24 घंटे वाले 224.6 दिन। हम 365 से ही 1/4 लिखा है तो ऐसे 24 घंटे वाले इतने दिन। और अगर यहां 12 वर्ष लिखा है तो हमारे एक वर्ष यानी 12 महीने जो होते हैं, हम एक परिक्रमा करते हैं सूर्य की, वो हमारा एक वर्ष है। और पृथ्वी वाले 12 वर्ष, समझ सकते हैं, तो ये है पृथ्वी वाला एक वर्ष। यहां पर एक वर्ष 365 दिन है, इसका एक वर्ष हमारे इतने दिनों के बराबर होता है, इसका एक वर्ष हमारे इतने दिनों के बराबर होता है। सूर्य की परिक्रमा को उस ग्रह का एक वर्ष कहा जाता है। सूर्य की एक परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा अवधि को, थोड़ा सा इसको ठीक करता हूं मैं, सूर्य की एक परिक्रमा अवधि को, अब ठीक है, उस ग्रह का एक वर्ष कहा जाता है। तो किसी भी ग्रह का एक वर्ष क्या होगा, उस ग्रह ने कितना समय लिया है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो सूर्य की परिक्रमा करने में जितना उसको समय लगा है वो उस ग्रह का एक वर्ष है। उस ग्रह का एक दिन क्या होगा, उस ग्रह का एक दिन होगा वो खुद का अपने एक्सिस यानी अक्ष के ऊपर कितने समय में चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष के ऊपर अपनी जगह अपना खुद का स्वयं का एक रोटेशन स्पिन करती है, उस स्पिन को हम कहेंगे एक दिन। तो सबके दिन अलग अलग बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम हमारे दिन से ही तुलना कर लेते हैं सबकी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबको अलग अलग समय लगता है। अब बात करते हैं दो ऐसे ग्रहों के बारे में, या फिर कहें कि बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण ग्रहों पर सूर्य
पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक है, किसी भी ग्रह पर सूर्य उदय अगर पूर्व दिशा में हो रहा है तो इसका अर्थ सीधा सा है कि वो ग्रह अपना जो खुद का रोटेशन करता है, घूर्णन करता है, वो घूर्णन करता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। अर्थात घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर अपना घूर्णन कर रहा है ऐसे, उसके यहां सूर्य उदय पूर्व में होगा। और अगर हम बात करें शुक्र और अरुण ग्रहों पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा की ओर होता है। सूर्योदय पश्चिम दिशा की ओर होता है। अब अगर कोई ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम में हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो ग्रह अपना खुद का जो रोटेशन होता है वो रोटेशन कर रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। अर्थात घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। तो जिस ग्रह पर घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर होगा उस पे सूर्य उदय होगा पश्चिम में, और जो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट की ओर रोटेशन करेगा उस पर सूर्य उदय होगा पूर्व में। ठीक है, तो यहां सन दिखाई देगा इस दिशा में और यहां सूर्य दिखाई देगा पश्चिम दिशा में, क्योंकि पश्चिम आगे है। पश्चिम आगे है तो सूर्य को पहले पश्चिम देखेगा, और अगर पूर्व दिशा आगे होगी तो पूर्व दिशा वाले पहले देखेंगे सूर्य को, यानी सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देगा। तो ये हुआ सूर्य उदय के विषय में चर्चा कि सूर्य उदय कौन से ग्रह पर कौन सी दिशा में होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सौर परिवार में बात करें तो जैसे बुध के बारे में बात करें, बुध, तो हम कहेंगे एकमात्र ग्रह है जहां वायुमंडल नहीं है, जहां वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो एकमात्र ग्रह जहां वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं होने से बाकी सभी ग्रहों पे वायुमंडल है। वायुमंडल नहीं होने के कारण इसी कारण हरित गृह प्रभाव अनुपस्थित है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है सूर्य से तापमान आ तो जाएगा, धरातल गर्म भी होगा, धरातल अपना तापमान रिलीज करेगा, छोड़ेगा, और वो सीधा अंतरिक्ष में चला जाएगा। अगर वायुमंडल होता, उसमें कुछ ऐसी गैस होती जो धरातल से वापस विकिरण होने वाला तापमान जो निकलता है, विकिरित होता है, उस तापमान को कुछ समय के लिए होल्ड करती, रोकती वो गैसें, तो अचानक से तापमान नहीं घटता।
तो दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाना और रात के समय अचानक सारा का सारा तापमान अंतरिक्ष में चला जाना, अगर ऐसा हो रहा है तो जो हरित गृह प्रभाव है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, हरित गृह प्रभाव, जिसको हम एक और नाम से इंग्लिश में जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? दिन का तापमान तो जितना होना चाहिए होगा। अगर आप सूर्य के बहुत पास में हैं तो आपके यहां तापमान 390 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और रात में वो सारा तापमान वहां से गायब, एकदम फरार, क्योंकि अंतरिक्ष सीधा धरातल के संपर्क में आ रहा है या धरातल सीधा अंतरिक्ष के संपर्क में है। क्योंकि अगर वायुमंडल इन बिटवीन नहीं है, यानी मध्य में वायुमंडल नहीं है हमारे धरातल और अंतरिक्ष के बीच में हवा नहीं है, वायु नहीं है, गैसें नहीं है, तो इसका अर्थ है कि धरातल के बाद अंतरिक्ष शुरू हो गया और अंतरिक्ष में तापमान को अवशोषित करने की अनंत क्षमता है। यानी वॉट एवर टेम्परेचर, हाउ मच टेम्परेचर यू वॉन्ट टू रिलीज, the space will absorb all the temperature in seconds। सारा तापमान अंतरिक्ष तुरंत ही अवशोषित कर लेता है अगर हमारे धरातल को अंतरिक्ष के संपर्क में रख दिया जाए, बीच में वायु ना हो तो हरित गृह प्रभाव नहीं है और तापमान जितनी आया था, जितना भी तापमान, वो तुरंत सारा तापमान अंतरिक्ष की ओर लौट जाएगा। तो हरित गृह प्रभाव नहीं होने से क्या होगा? हरित गृह प्रभाव अनुपस्थित है तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है दिन और रात्रि के तापमान में अत्यधिक अंतर। दिन और रात्रि के तापमान में अत्यधिक अंतर उत्पन्न हो जाता है, अंतर होगा और जिसे दैनिक तापांतर कहा जाता है। दैनिक तापांतर। अब अगर आप बुध के ऊपर बात करें और बात करें दैनिक तापांतर की, कि दैनिक तापांतर बुध पे कितना होता है, तो आप कहिए दिन का अधिकतम तापमान वहां पहुंच जाता है प्लस में 390 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ साथ रात्रि का न्यूनतम तापमान पहुंच जाता है माइनस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और 560 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में अंतर आता है दिन और रात के तापमान में। और यह केवल इस कारण हो रहा है क्योंकि जो बुध है उसके ऊपर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा होता है, यानी हरित गृह प्रभाव नहीं हो पाता और हरित गृह प्रभाव नहीं होगा और दिन और रात्रि के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होगा, तो वहां जीवन संभव हो ही नहीं सकता। 390 यानी लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में गर्म और जीरो होने के बाद में माइनस में चला गया 170 यानी पौने 200 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। कुल अंतर हो गया 390 से जीरो और जीरो से माइनस 170, 560 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर भी इसी ग्रह पर होता है क्योंकि सूर्य के पास होने के कारण गर्म तो होता है दिन में, लेकिन रात्रि में उस तापमान को रोकने वाली कोई किसी प्रकार की गैसें वहां नहीं है, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव नहीं है, तो रात्रि का तापमान अचानक से घट जाता है और हरित गृह प्रभाव नहीं है, हम कह सकते हैं। तो आज की कक्षा का समय तो अब संपूर्ण हो चुका है। हर एक दिन हमारी 2 घंटे की कक्षाएं होंगी और आज की कक्षा की शुरुआत मैंने एक शब्द से की थी, भूगोल। अभी हम बहुत कुछ समझेंगे, आज पहली ही कक्षा थी तो मैं थोड़ा हल्के में समझ रहे हैं कि क्या है हमारा विषय और किस प्रकार से हम जब एक लाइट मोड में हल्के रूप में देखते हैं किसी पाठ को तो वो कैसे दिखाई देता है।
कल इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद में देखेंगे ब्रह्मांड और सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, कैसे बने हैं आखिर ये सौर परिवार और ब्रह्मांड कैसे बने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं आपको कहूंगा जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार, और आपका दिन शुभ हो। मिलता हूं कल फिर से सुबह 11:30 बजे। 11:30 से 1:30 बजे तक हमारी क्लास होती है, और ऐसी क्लासें हम 20-25 क्लास जितनी भी होंगी उतनी क्लास, सिलेबस जब तक कंप्लीट ना हो जाए, यानी पूरा पाठ्यक्रम संपूर्ण ना हो जाए, तब तक हमारी कक्षाएं चलती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद, मिलता हूं कल।